हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द टाइगर्स क्लॉ। एंड अगेन फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी टाइगर्स फॉर डिनर की आखिरी स्टोरी है, यानी कि फाइनल चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टाइगर्स क्लॉ। महमूद ने अपनी कहानी अब आगे शुरू की, पर इससे पहले वह कुछ बोलता मैंने तुरंत पूछा, महमूद, तुमने सर जिम कॉर्बेट और उनकी बहन को क्यों छोड़ा? क्या उनको तुम्हारा खाना पकाना पसंद नहीं आया? मैंने उन्हें नहीं छोड़ा बाबा, और ना ही उनको मेरे खाने पकाने से कोई शिकायत थी। वो लोग मुझे छोड़ गए, यानी वो दोनों हिंदुस्तान छोड़कर चले गए थे। वो अफ्रीका में रहने चले गए थे। वहाँ उन्होंने बब्बर शेरों का शिकार किया बजाय भारत के बाघों के। उन्होंने जाते जाते मुझे एक सर्टिफिकेट और कुछ पैसे दिए थे, और फिर मैं अपने गांव वापस चला गया, जो शामली ज़िले के पास था। वहाँ पर मैंने अमरूद और आम बेचना शुरू किया। बहुत ही थका देने वाला और बोरियत भरा काम था ये। अगर मैं अपने अमरूद और आम बेचने के काम को उस काम से मिलाऊं जो वक्त मैंने कारपेट साहिब के साथ बिताया था, तो मेरा अब वाला काम कुछ भी नहीं था। अरे हाँ बाबा, उन्होंने मुझे ये दिया था, कारपेट साहिब ने। महमूद ने अपनी कमीज़ का ऊपर का बटन खोलकर मुझे एक बाघ का नाखून दिखाया। वह बाघ का नाखून एक लॉकेट के रूप में उसकी गर्दन पर लटका हुआ था। ये उस बाघ का नाखून है जिसे कारपेट साहिब ने हिंदुस्तान में मारा था। वह उनका आखिरी शिकार था। यही वो नाखून है उस आखिरी बाघ का। क्या तुम वहाँ थे महमूद, जब उन्होंने इस बाघ का शिकार किया? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल वहीं था। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक दिन था और डरा देने वाला भी। अगर आप मेरी उस काले कोबरा सांप की लड़ाई को इस दिन से ना मिलाएं तो। क्या तुमने बाघ से भी लड़ाई करी है? मैंने उत्सुकता से पूछा। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। मैं बाघ के लिए कोई मुकाबला नहीं हूँ। अगर मैं किसी बाघ को देखूंगा तो भाग लूँगा, ये सच कहता हूँ। मेरे पास बहुत मजबूत पैर हैं, पर उस एक विशेष दिन मैं तो बाघ को देखकर भाग भी नहीं पाया था। एक दिन की बात है, मैं पूरे बंगले में अकेला था, यानी कि कारपेट साहिब के घर में अकेला था, और बाघ मेरी ओर आ रहा था। वह एक आदमखोर बाघ था, और मैं सोचता हूँ वो अपना बदला लेने के लिए आया था, जैसा अक्सर बाघ किया करते हैं। जितने भी बाघों को अब तक कारपेट साहिब ने मारा था, उन सब में ये सबसे बड़ा था। वह धीरे धीरे बरामदे की सीढ़ियों तक पहुंच गया था। अपने सर को ऊपर उठाकर एक जबरदस्त दहाड़ लगाकर मुझे ललकारा। पर महमूद, फिर सर जिम कॉर्बेट ने क्या किया? अरे, वो वहां नहीं थे बाबा। कारपेट साहिब और उनकी बहन शहर गए थे किसी व्यक्ति से मिलने, जो उनके उस घर को खरीदना चाहता था और उस घर को जल्दी से खरीदने में दिलचस्पी रखता था। बाकी का स्टाफ भी घर से बाहर था। मैं ही अकेला घर पर था। जब मैंने उसकी ये दहाड़ सुनी, मैं सामने वाले कमरे में भागा और खिड़की से बाहर देखा तो वह बाघ अपनी खतरनाक डरावनी गुस्सैल आंखों से मुझे घूर रहा था, हमला करके मुझे मार देने के लिए बिल्कुल तैयार। आपको विश्वास नहीं होगा बाबा, वह अपनी मूंछों पर अपनी जीभ फेर रहा था। मुझे खाने के लिए बेहद उतावला था वो। मैंने तुरंत खिड़की बंद करी और मुख्य दरवाजे की तरफ भागा और सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से बंद है या नहीं। फिर क्या हुआ महमूद? मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए बाबा, पर वे बहुत सारे थे। जब जब मैं कोई भी खिड़की या दरवाज़ा बंद करता, वो बाघ मुझे उस घर के चक्कर लगाता हुआ दिखता, बुरी तरह से गुस्से में दहाड़ते हुए, बस एक मौके की तलाश में कि मुझ पर कूदकर मुझे मार डाले। मेरी कोरमा करी बनाने को तैयार। हा हा। पकाने में बाबा कीमा करी और कोफ्ता करी बहुत अच्छे होते हैं, पर खुद किसी बाघ की करी बनना खतरनाक बात है। पर कोशिश से क्या नहीं होता बाबा। आखिरकार मैंने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ही दिए और उस बाघ को दहाड़ने दिया। मैंने ये सोच लिया था कि मैं शायद उसके बड़े नोकीले पंजों से बच गया हूँ,
मैं सामने वाले कमरे के अंदर था, बिल्कुल बीच में, और कांप रहा था डर के मारे। तभी उस बाघ के भारी पंजों की भयानक आवाज मुझे सुनाई दी और फिर वह अपने भारी पंजे उस दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगा। पर दरवाज़ा मजबूत था, मगर इतना भी मजबूत नहीं था कि वह गुस्सैल हमला कर देने वाले बाघ के हमले को रोक सके। वो दरवाज़ा कभी भी टूट सकता था, ये मुझे लग रहा था, और मैं बाघ का शिकार बन ही जाता। मैंने एक छोटी सी खिड़की जिसमें से रोशनी आ रही थी छत पर देखी, और मैंने सोचा अगर मैं इस छोटी खिड़की तक पहुंच जाऊं तो ऊपर छत पर जाकर मैं अपनी जान को बचा सकता हूं और इस खूंखार बाघ का शिकार होने से बच जाऊंगा। मैंने पास रखी हुई एक मेज़ को खसकाकर बीच में रखा और उसके ऊपर एक कुर्सी रखी। मैं उस कुर्सी पर चढ़कर फंसकर टेढ़ा मेढ़ा होकर बहुत ही कठिनाई के साथ उस छत तक जा पहुंचा, और छत के ऊपर चढ़ने से पहले मैंने वो कुर्सी गिरा दी ताकि बाघ मुझ तक कूद के ना पहुंच सके। अब मुझ में गहन उत्सुकता जागी और मैंने तुरंत मुड़कर उस छोटी खिड़की से नीचे देखा तो वह बाघ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया था अपने शिकार के लिए। हा हा, मगर शिकार तो अब छत पर था, उस बाघ की पहुंच से बहुत दूर। ये बात बाघ को अच्छी नहीं लगी और वो और भी हक बबूला हो गया। वो बाघ इतने गुस्से में था कि उसने कमरे का सारा सामान यानी कि कुर्सी, मेज सब अपने पंजों से तहस नहस करना शुरू कर दिया। वह कमरे की हर चीज़ को गुस्से और झुंझलाहट में तोड़ रहा था और फिर एक जोरदार दहाड़ के साथ घर से बाहर गार्डन में चला गया। पर महमूद, तुम तो छत पर सुरक्षित थे ना? हाँ बाबा, मैंने सोचा तो यही था कि मैं छत पर सुरक्षित हूँ, पर जब मैंने उस छत के किनारे से नीचे देखा तो बाघ नीचे खड़ा था। वह इतना चालाक था कि वह ज़मीन से छत तक की ऊंचाई को नाप रहा था। वह करीब 20 फीट का फासला था। क्या बाघ इतनी लंबी छलांग लगा सकते हैं महमूद? जी हाँ बाबा, वह बहुत चालाक होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। पर बाबा, मेरे आश्चर्य के लिए एक लोहे की सीढ़ी छत के सहारे खड़ी थी। बाघ ने वो देख ली थी। वो सीढ़ी के पास पहुंचकर उस पर धीरे धीरे चढ़ने लगा। बस अब घबराहट से मैं पसीने पसीने था। यह बाघ अब बस कुछ ही पलों में मुझे अपना शिकार बना लेगा, मैं यही सोच रहा था। महमूद अब कुछ देर रुका और बस डर के मारे मैं एकदम से बोला, महमूद भाई, पानी की टंकी में छुपो, जल्दी जल्दी करो। अरे बाबा, वहाँ कोई पानी की टंकी नहीं थी। मैं तो बस अब भगवान से अपने बचाव की प्रार्थना कर रहा था। और फिर भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी? जी हाँ बाबा, और तभी मैंने कारपेट साहब को घर के अंदर आते देखा। उन्होंने उस बाघ को उस लोहे की सीढ़ी पर चढ़े हुए देख लिया था। वे बस वहीं रुके और जीप से अपनी राइफल निकालकर उस बाघ पर गोली चलाई और वह बाघ बस वहीं लुढ़क कर नीचे गिर गया। बाबा, वह कारपेट साहब का आखिरी बाघ था। तुम्हारा भी तो आखिरी था महमूद। तुम बहुत बहादुर हो महमूद। कॉर्बेट सर तुमसे बहुत खुश हुए होंगे। जी हाँ बाबा, वह तो बहुत खुश थे मुझसे, पर उनकी बहन मैगी वह बहुत नाराज़ थी क्योंकि उनके घर का अधिकतर फर्नीचर और टिफ़िन कैरियर टूट फूट गया था। आप शायद नहीं जानते बाबा, अंग्रेज़ मेम साहब को अगर उनके घर की कोई भी चीज़ टूटे या ख़राब हो तो वह बहुत नाराज़ हो जाती हैं। आप तो जानते ही हैं। आखिरकार अब महमूद रिटायर हो गया था। वो अपने गांव वापस चला गया, जहां खाना पकाने के बजाय उसने खेती का जीवन अपना लिया। और फिर सारा दिन हमारे रसोई घर में काम करना उसके लिए भी बहुत बोरियत भरा होता होगा, ये मैंने सोचा। और फिर वहाँ पर रसोई घर में कोई बाघ उसको ढूंढता हुआ भी तो नहीं आया। पर वह बहुत ही अच्छा रसोइया था। मैं उसके कटलेट्स और करीज को मिस करता हूँ, उसकी मसालेदार पैटीज और क्रीमी पेस्ट्रीज को भी, उसकी टमाटो सॉस और नॉनवेज स्ट्यूज़ को भी, और नॉट टू मेंशन सबसे बेहतरीन चीज़ उसका मैंगो मिल्क शेक, और सबसे ऊपर उसकी वह रोमांचक कहानियाँ जो मुझे हमेशा से उत्साहित करती हैं। क्या हुआ अगर वह बहुत ही डरावनी और ख़तरों से भरी थी? तो फ्रेंड्स,
ये थी स्टोरी टाइगर्स क्लॉ, फाइनल चैप्टर ऑफ टाइगर्स फॉर डिनर सीरीज। फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। मेरे चैनल पर बने रहने का आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में, ओनली ऑन कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तब तक के लिए बाय बाय।